हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। वो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी, मल्टीविटामिन सीरीज। इसमें क्या पढ़ते हैं अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन 4 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान हिस्ट्री, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का अपन पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। आप नए हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आपको ज़रूर ज़रूर फायदा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। आज हम आपके लिए जो क्या लाए देखते हैं। राजस्थान करंट अफेयर में आज हम पढ़ने वाले जो कि हमारे जो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो कि हाल ही के अंदर नए जिलों का जो अनाउंस करा था उसके बारे में अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 23 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की गई प्रदेश के नए जिलों और संभागों की घोषणा के बाद अब कुल जिले और संभाग कितने हो जाएंगे ये आपको याद रखना। कितने हो जाएंगे? बिल्कुल 50 जिले हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे? संभाग कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सबसे बड़ा कि आपको ये तारीख याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नए जिलों की घोषणा कब करी थी। ठीक है, और कौन से बजट में की थी ये भी आपको याद रखना। बजट कौन सा था? 2023-24 वाला बजट था। और तारीख कौन सी थी? 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते। राज्य में प्रशासनिक आवश्यकताओं और राजकीय सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले, कितने नए जिले भाई? 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है। नए जिले बनाने के लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है कि कौन सी समिति की अनुशंसा पर नए जिले की घोषणा की गई है। तो आप याद रखना, आपको राम लुभाया समिति की अनुशंसा पर नए जिलों की घोषणा की गई है। और हाल ही में इसको 6 महीने का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जिलों के लिए जो बजट का कितना बजट रखा गया, प्रावधान जो है खर्च का 2000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आपको याद रखना है कितना, कि भाई नए जिले बनाने में जो खर्च होगा अपना वो कितना होगा? 2000 करोड़ का खर्च होगा। नेक्स्ट, वर्तमान जयपुर जिले में जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिले बनाए जाएंगे। इसमें देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दूदू देश की पहली ग्राम पंचायत जो सीधा जिला बनेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, दूदू ऐसी पहली ग्राम पंचायत है जो सीधा ही जिला बनेगी। वर्तमान में जिले जिनमें से नए जिले बनाए गए वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन कि सबसे पहले गंगानगर से जो अनूपगढ़ लिया गया, कौन सा लिया गया? गंगानगर का अनूपगढ़, जोधपुर का जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम और फलोदी लिया गया। बाड़मेर का आपका बालोतरा लिया गया। जालोर से आपका सांचौर लिया गया। जबकि नागौर की बात कर ले तो डीडवाना लिया गया। उदयपुर से सलमपुर लिया गया आपका। भीलवाड़ा से शाहपुरा है। अजमेर से आपका ब्यावर और केकड़ी दोनों है। ठीक है, सवाई माधोपुर की बात करें तो गंगापुर सिटी वहां से लिया गया है। भरतपुर की बात कर ले तो डीग, अलवर की बात करें तो खैरतल और सीकर की बात करते तो नीम का थाना। कुल 13 जिलों से 19 नए जिले बनाए जाएंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों से लिए जा रहे हैं। ये जो 19 नए जिले बनाए जाएंगे 13 जिलों से उठाए गए, आपको याद रखना है। इससे पहले 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग था भाई, ये सबसे नवीनतम संभाग था। ठीक है, और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना दिया, पहले नवीनतम जिला था। तो अब देश में कुल 650 जिले थे, लेकिन पिछले साल बढ़कर 739 हो गए। अब राजस्थान के 19 जिले और जोड़ दिए जाएंगे तो अब बढ़कर कितने हो जाएंगे? 757 हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना। राजस्थान सबसे ज्यादा जिलों वाला देश का तीसरा राज्य बन गया, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। और पहला राज्य कौन सा था? आपको पता है कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नए संभाग और जिले। नए संभाग देखो कौन से नए संभाग बनेंगे तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ऑलरेडी 7 संभाग अपने हैं, ये 3 संभाग और जोड़कर टोटल कितने संभाग हो जाएंगे? तो आपके अब 10 संभाग हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और नए संभाग की श्रेणी में एक तो बांसवाड़ा को लिया, एक पाली को लिया और एक सीकर को लिया है। ठीक है, और नवीनतम जिले देखो कौन से नवीनतम जिले हैं बताएं। अनूपगढ़ का श्रीगंगानगर, बालोतरा, बाड़मेर, ब्यावर का अजमेर, डीग, भरतपुर, डीडवाना, नागौर, दूदू जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर जयपुर का, फिर ये वापस आ गया तो इसके आगे जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, अजमेर, कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर और बहरोड अलवर हो जाएगा आपका। ठीक है, खैरतल अलवर हो जाएगा, नीम का थाना सीकर हो जाएगा, फलोदी जोधपुर और सलम्बुर उदयपुर और सांचौर आपका जालोर वाला, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये आपके नए जिले हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के इतिहास का आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, दो सभाओं के बारे में, तो राजपूताना मध्य भारत सभा, दूसरा राजस्थान हरिजन सेवा संघ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल बनता है, यहाँ से कई सवाल बने हुए भी है। फर्स्ट ग्रेड में भी आपको सवाल मिल जाएंगे, सेकंड ग्रेड टीचर में मिल जाएगा, थर्ड ग्रेड में भी मिलते हैं। इसके अलावा जो भी आपका एलडीसी एग्जाम हुआ, वीडियो एग्जाम हुआ, जूनियर अकाउंटेंट, कई जगह से यह सवाल बना, इसकी स्थापना काफी पूछी है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई कब हुई, ये तिथि हाल ही के वीडियो एग्जाम में भी आई थी, ठीक है। 1918 कब हुई थी? 1918 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, आपको याद रखना अध्यक्षता किसने करी थी भाई, जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता कर, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना। देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनता है, तो कहाँ स्थापना की, दिल्ली के चांदनी चौक में की है और मारवाड़ी पुस्तकालय में, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना किसकी अध्यक्षता में, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। कब की गई? 1918 ईस्वी में की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। इसके उद्देश्य ये कि विदेशी रियासतों की जनता की जो दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना और अछूतो द्वार शासक व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना आदि थे। इसका जो मुख्यालय अजमेर में रखा गया, ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो अजमेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932 ईस्वी में गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला के अध्यक्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी थी, ठीक है। ये इंडिया लेवल से हो गया। आगे बात करते हैं, बिड़ला ने हरविलास शारदा अजमेर को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरविलास शारदा का जो संबंध है अजमेर से है, अजमेर राजस्थान से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके सदस्यों ने हरिजनों पर शिक्षा प्रचार, सामाजिक सेवा उन्हें संगठित करने का कार्य किया। राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने हरिजनों उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज जो अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ किले की बात करेंगे। कुंभलगढ़ किले की जो विशेषता है, क्या विशेषता है, कुंभलगढ़ किले से कौन सा एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ का दुर्भेद किला राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला में एक उत्तुंग शिखर पर अवस्थित है, ठीक है। ये राजस्थान का इतिहास नहीं, आर्ट एंड कल्चर है, गलती से लिख दिया, ठीक है। राजस्थान का कला और संस्कृति से लिया हुआ है। तो कुंभलगढ़ का दुर्भेद किला राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला में एक उत्तुंग शिखर पर अवस्थित है। ये आपको याद रखना। मौर्य शासक संप्रेति ने इसका निर्माण करवाया था। ये हाल ही के सवाल पूछा गया था, कौन सा एग्जाम था, ये अपना जो रिट लेवल L2 का जो एग्जाम था ना, उसमें सवाल आया था भाई, ठीक है। प्राचीन दुर्गों के अवशेष पर 1448 में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी। जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी यानी इसका जो वास्तुकार था मंडन, ये सवाल कई बार पूछा हुआ, ठीक है। RSSB बोर्ड ने कई बार पूछा है कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, तो वो मंडन है, आपको याद रखना है। देख रेख में 1458 में बनकर तैयार हुआ था ये। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से देखें तो 700 फीट ऊंची है। बीहड़ वंश से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार की आश्रय स्थल रहा था। जब भी मेवाड़ पर संकट आता तो मेवाड़ के जो शासक होते थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेते थे, इसलिए मेवाड़ की ये संकटकालीन राजधानी थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गदमादन इत्यादि नाम मिलते हैं। वीर विनोद में कहा गया चित्तौड़गढ़ के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा जो किला है, बेहतरीन किला जो है वो कुंभलगढ़ का, ये भी आपको याद रखना है। कहा वीर विनोद में मिलता है आपको। अबुल फजल ने किले की ऊंचाई के बारे में लिखा है। ये सवाल बना हुआ आपका बहुत एग्जाम में बना हुआ, ठीक है। ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कोटेशन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना कि ये किसने कहा था। सवाल क्या बनेगा, किसने कहा था। और दूसरा ये सवाल बन सकता है कि ये जो कथन है कौन से किले से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना। तो इसका जो संबंध है कुंभलगढ़ किले से, और दूसरा किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था, ये आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रूकन से की है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म व उदय सिंह का राज्य अभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की जो हत्या मामादेव कुंड के पास का साक्षी ये किला है, जो मालवा और गुजरात हो तो आके
शासकों की आंखों की किरकिरी रहा था ये, ठीक है। मालवा और गुजरात के शासकों की तो आंखों की किरकिरी रहा था ये, क्योंकि ये जो ऐसा किला था कि जो मेवाड़ के लिए इसने साक्षी का काम किया है, ठीक है। लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी उस पर अधिकार करने में असफल रहे। कौन? गुजरात और मालवा के शासक। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शाहबाज खान ने इस पर अल्पकाल के लिए अधिकार तो कर लिया था, किंतु कुछ ही समय बाद महाराणा प्रताप ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा। किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर है, जो पहाड़ी की ऊंचाई से मिला दी जाए तो प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। इस किले के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं भी घुसना संभव नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत किला था, ये भी आपको याद रखना है। दुर्ग में स्थित महलों तक पहुंचने के लिए ओरठ पुल, हल्ला पुल, हनुमान पुल, विजय पुल, भैरव पुल, नींबू पुल, चौगान पुल और पागड़ा पोल। कौन सी पोल? पागड़ा पोल और गणेश पोल, कुल 9 द्वार पार करने पड़ते थे। हनुमान पोल पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो मंडोर से लाई गई थी, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी कुंभलगढ़ की कौन सी पोल पर हनुमान जी की मूर्ति है? तो हनुमान पोल पर, ये आपको याद रखना है। प्राचीर की दीवारें चिकनी और सपाट है और जगह जगह पर बने बुर्ज इसे सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी मजबूती देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? कुंभलगढ़ के भीतर एक ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। मेवाड़ की आंख जो कहा जाता है ना, वो कटारगढ़ को कहा जाता है। ये गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ प्राचीर से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल और सबसे ऊंचा एवं सादगीपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, जो कि विष्णु को समर्पित है, एक बार पूछा हुआ भी सवाल है। बादल महल, जो कि राजस्थान में बादल महल की अलग अलग विशेषता है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में आपको किले के अंदर बादल महल मिलेगा, लेकिन ये बादल महल जो क्यों प्रसिद्ध है? कि सबसे ज्यादा ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। देवी का प्राचीन मंदिर भी है, जाली रानी का महल भी स्थित है, ठीक है। आदि प्रसिद्ध इमारतें। हल्दी घाटी के युद्ध के पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधित तैयारी की तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया। कुंभलगढ़ के दुर्भेद स्वरूप को निम्न दोहे से प्रकट किया जा सकता है। जाल कटाया जाली मिले, ना रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे माछर बे, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो दोहा है, कुंभलगढ़ कितना दुर्भेद है या कुंभलगढ़ पे पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना कठिनाई से पहुंचा जा सकता है, ये इस दोहे में बताया गया आपको है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। राजस्थान भूगोल से अपन जो आज चर्चा करने वाले वो जयसमंद झील के बारे में चर्चा करेंगे। भाई जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया और क्या क्या विशेषता इस झील की है। तो जयसमंद झील राणा जय सिंह ने सन 1685 से 1691 के मध्य इसका करवाया था निर्माण। ये आपको याद रखना, सन कई बार पूछी जाती है कि इस झील का निर्माण कब हुआ। दूसरा, कौन सी नदी के ऊपर हुआ? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का वर्तमान स्वरूप दिया गया, ठीक है। इसकी स्थिति जो है 73 डिग्री 56 मिनट से 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 24 डिग्री 12 मिनट और 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अभी हाल ही के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक जो एग्जाम हुआ था उसमें सांबर की स्थिति पूछ ली थी, इसलिए आपको ये स्थितियां भी याद रखनी होती है। जब एग्जामिनर का है ना माइंड खराब होता है तो ऐसे ऐसे सवाल बना देता है जो अपन ने कभी याद ही नहीं किए होते, इसलिए आप ये भी एक बार याद रख लेना। इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2 से 8 किलोमीटर है। इस झील के क्षेत्रफल की बात कर ले तो 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये झील। इस झील पर बना हुआ बांध 381.61 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। इस झील की परिधि 145 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 145 किलोमीटर है। इस झील में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी इकट्ठा होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस झील को डैबर झील कहा जाता है। भाई ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी आपको पूछा जाएगा कि डैबर झील के नाम से कौन सी झील फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए जयसमंद झील है जिसे डैबर झील के नाम से जाना जाता है। ये उदयपुर शहर के दक्षिणी पूर्व और 51 किलोमीटर दूर है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी और पुरानी कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, और कृत्रिम रूप से बात कर ले तो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कृत्रिम झील है ये आपको याद रखना है।
इस झील के क्षेत्र में छोटे बड़े 7 टापू बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा टापू, ये सवाल भी पूछा गया है, सबसे बड़ा टापू कौन सा, तो बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू कौन सा हो गया, बाबा का भांगड़ा। और जबकि सबसे छोटे टापू की अपन बात कर ले तो उसका नाम है प्यारी। उसका नाम क्या है, प्यारी। इन टापुओं पर उदयपुर जिले में बहुतायत से मिलने वाली भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। ये भी आपको याद रखना, इन टापुओं पर कौन सी जाति के लोग रहते हैं, तो मीणा और भील जाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, अगली इस झील की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस झील में 6 कलात्मक छतरियां और प्रसाद बने हुए, प्रसाद यानी महल बने हुए, जो कि बहुत ही सुंदर है। उनमें राजस्थान का इतिहास अंकित है। इस झील की स्थिति बड़े ही शांत, सौम्य, मनोहरी और रमणीक स्थल पर है, जो हर किसी के मन को छूता है। ठीक है, आपको भी अगर कभी वक्त मिल जाए, कभी आपका घूमने का मन करे, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा उदयपुर की जयसमंद झील को जरूर देख के आना, बहुत शानदार है। आगे चलते हैं तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर दृष्टि से भावाभिव्यक्ति और ओतप्रोत है। मनोहारी दृष्टि से आवृत और पहाड़ियों से घिरी हुई इस झील का पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्व है, ये भी आपको याद रखना है। पर्यटन के साथ साथ इस झील में सिंचाई सुविधा भी प्राप्त की जाती है। ये सिंचाई सुविधा भी हाल ही में सरकार के हाथ में, ये भी आपको याद रखना। इस झील की सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई। ये नहरें पूछी गई है भाई, भाट नहर और श्यामपुरा नहर है ना, ये दोनों नहर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी हुई नहर है कि भाई श्यामपुरा नहर और भाट नहरों का संबंध कौन सी झील से है, तो जयसमंद झील से बनाई गई। इनकी मुख्य नहरों की जो लंबाई है 324 किलोमीटर है, और वितरक नहरों की लंबाई की बात करें अपन तो 125 किलोमीटर है। वर्तमान में इस झील की सिंचाई व्यवस्था राजस्थान की सरकार के हाथों में, यानी राजस्थान सरकार के पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि आप देखो, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई मल्टीविटामिन सीरीज से, उसमें मैंने 6 से 7 क्लासें आपको डाल रखी है। उस क्लास को आप अच्छे से देख सकते हो, अपने मित्रों से भी शेयर कर सकते हो। यहाँ से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बने हुए क्वेश्चन भी इसके अंदर है, आगे जो बनने वाले वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अच्छे से आप इस सीरीज को देख सकते हो, ठीक है। और नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप भी आ चुका है ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से, हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस सीरीज संबंधी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस सेशन को आप लाइक भी करना ना भूले।